जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, पहला चैप्टर क्लास 11th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अब चूंकि हमारा जो टारगेट है वो कंपटीशन पहले, हमारे माइंड में कंपटीशन पहले है, तो इसीलिए हम अपने कोर्स को इस तरीके से रखेंगे ताकि आप चीज़ों को टेक्निकली समझो। टेक्निकली का मतलब है क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें अप्लाई करती हैं, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपका जो क्लास 11th में चैप्टर जो पहला आपका यूनिट है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। पूरा जो चैप्टर है बच्चों, पूरा चैप्टर वो मैं आपको बता दूं Q इज इक्वल टू NU के बेस्ड है। किसके बेस्ड? Q इज इक्वल टू NU के। अब व्हाट इज Q, व्हाट इज N, व्हाट इज U, इसी में आप देखोगे पूरा चैप्टर आने वाला है, इसी Q इज इक्वल टू NU फॉर्मूला में। तो देखो जो बच्चों यहाँ पर Q है क्वांटिटी, यानी Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो मैं क्वांटिटी किसे कहते हैं, कैसे हम डिफाइन करें क्वांटिटी को? तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आप ऐसी चीज कुछ मांग रहे हो जिसमें नंबर भी है और उस नंबर के साथ साथ U मीन्स यूनिट भी है, तो वो क्वांटिटी होगा। जैसे मान लो मैं दुकानदार के पास गया, हाँ जी सर नमस्कार, मुझे 1 दे दो। अब वो 1 क्या देगा? तो आपको पता है अगर मैं बार बार कहूंगा 1 दे दो तो वो 1 दे देगा, मतलब थप्पड़ दे देगा, यानी 1 कोई क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं उसे बोलूं 1 किलो दे दो, अब वो पूछेगा 1 किलो क्या चाहिए? चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, यानी कि अब कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक चीज तो आ गया कि ये बंदा क्वांटिटी मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने 1 किलो बताया, यानी इसे कुछ मास चाहिए। ठीक, फिर आपसे वो पूछेगा कि क्या चीज, तो आप बता सकते हो। तो आपने देखा कि क्वांटिटी में बेसिकली जो 2 चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक तो नंबर, दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिट। ठीक है, अब देखो जो आपका N वाला पोर्शन है यानी नंबर वाला पोर्शन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक लिस्टेड है, मैंने आपको बताया पूरा इसी में पूरा चैप्टर हम डिफाइन कर देंगे, फिर एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो N में यानी नंबर में आप सबसे पहले पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये हम अपने लेक्चर में बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आप पढ़ोगे राउंडिंग ऑफ, उसके बाद आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल। राउंडिंग ऑफ आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या है बच्चों, आपको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे 4th टॉपिक पे, नंबर में ही आपको पढ़ना होगा बच्चों एरर। एरर मीन्स गलती। अब गलती किस में करते हैं? यूनिट में गलती नहीं करते हैं, हम किस में करते हैं? नंबर में करते हैं। मान लीजिए मैं मार्केट गया और मुझे मम्मी ने कहा था कि 1 किलो सेब लाना। अब हो सकता है मैं 1 किलो एग्जैक्ट ना ले पाऊँ, या मुझे दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया, तो वो जो गलती करेगा हो सकता है ज़्यादा दे दे, कम दे दे, तो वो किस में गलती करेगा बच्चों? नंबर में गलती करेगा। तो नंबर में ही हम पढ़ेंगे एरर, और उसके बाद हम एरर के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, उसके बाद प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस हम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। नीट के अंदर एक क्वेश्चन, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन, 4 या 3 मार्क्स का लिख के रख लो, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एरर्स में। तो पूरा एन जो हम पढ़ने वाले वो कितने पार्ट में पढ़ने वाले हैं? 4 पार्ट में। फिर आता है टर्न यूनिट का। यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हो? तो आप यूनिट में जो सबसे पहले बच्चों पढ़ोगे वो है सिस्टम ऑफ यूनिट।
बताऊंगा मैं ये क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे डायमेंशन और उसके बाद आप पढ़ोगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो चलो यहां से शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। देखो इसमें रूल्स हैं। अब एक तो रूल है रूल लिखना, एक रूल है रूल समझना। तो हम पहले रूल को समझेंगे और साथ के साथ लिखना शुरू करेंगे। तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है अगर आपको कहीं नॉन जीरोज नंबर मिलते हो तो उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं। यानी कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। थोड़ा छोटा करके लिखा रहा हूं ताकि स्पेस बचे। नॉन जीरो नंबर, अब जैसे मान लो मेरे पास बोल दिया 555 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये कोई भी जीरो है क्या? नहीं है ना। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। ऐसे ही किसी ने बोल दिया 1 2 9 4 5 6 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने देखा ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही किसी ने मुझे बोला 1 9 1 2 में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो ये सारे नॉन जीरो हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी आंसर विल बी 4, ठीक है। चल रूल नंबर 2 लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि रूल नहीं मिटा रहा हूं, रूल लिखते ताकि वो टू बी कंटिन्यू में रहे, ठीक है। क्विक रिवीजन में काम आएगा। सेकंड जो रूल है वो है कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपको कहीं जीरो मिलता है किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में तो उसे आप सिग्निफिकेंट लोगे। एग्जाम्पल 101 में अगर आपसे पूछता है कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप देखो ये दो तो ऑलरेडी नॉन जीरो हैं और जीरो बीच में है, तो हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जीरो है ये बीच में आया। ऐसे ही मान लो मैंने आपको बोला 2 1 3 0 0 1 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है? आप देख रहे हो जो जीरो है वो अगर बीच में है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, ठीक है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बस एक बार करके इसको निपटा देना होता है, ये दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, आपको एक ही बार तो पढ़ाया गया, आप बार बार रिवाइज थोड़ी करते हो, वैसे इसे एक बार पढ़ के ही पैक कर लेना है, ठीक। चलो अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। तो हमने क्या क्या देखा दो रूल में कि अगर कोई नंबर है वो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। बट अगर मान लो मैं कुछ ऐसा बोलूँ 0 0 1 2 4, अब अगर ऐसे पूछा जाए तो आप जरा ध्यान दो, तो ये तीन तो नॉन जीरो है, लेकिन जीरो इस बार आगे है और आगे के उसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। इसका मतलब इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। आंसर कितना लिखा जाएगा? सिर्फ 3। तो आप इसे लिखोगे कैसे रूल को? रूल क्या कहता है? 0 प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट, समझ में आ रहा है? यानी अगर किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में कोई जीरो आ रहा है और उसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो उसे आप सिग्निफिकेंट नहीं लोगे। जैसे कि अब सुनना ध्यान से, 0 0 0 1 0 1, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं तो 0 0 0 कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये तीनों तो नॉट सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो इसको हम क्या लेंगे? सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या लिखेंगे? टोटल 3,
1, 2 एंड 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो रहा है? चल अगले रूल पे चलते हैं। अब आता है बच्चों रूल नंबर 4। बहुत छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन ये एक बार पढ़ के इसको खत्म कर दिया जाता है। तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? मान लो अगर आपको ऐसा नंबर मिले 100 और आपसे पूछा जाए कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस है। फिजिक्स क्या कहता है कि अगर कोई चीज यूनिट के साथ रिप्रेजेंट यानी डेसिमल सिस्टम में रूल बदल जाता है। अभी आप देखो यहाँ मैंने कोई डेसिमल नहीं लगाया है, तो ऐसे केस में इन 2 जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। लेकिन अगर इसी को बच्चों में 1.00 मीटर लिख देता ना, तो अब इन जीरो को यानी डेसिमल के बाद जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज फॉलोड बाय अ यूनिट, और जब भी कोई नंबर यूनिट से फॉलो होता है इसका मतलब ये 0 क्या बता रहा है? ये 0 लीस्ट काउंट बता रहा है। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो भी रीडिंग है वो सबसे लीस्ट क्या कितना पॉइंट के बाद निकाल सकती है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। आप देख रहे हो 100 है तो 100 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 1.00 है तो कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि इनको भी हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। समझ में आया? तो चलिए रूल लिखते हैं। रूल क्या लिखेंगे? 0 प्लेस्ड टू दी राइट ऑफ non-zero numbers are not significant, but if a number is less than 0, if a number is less than 1, अब लेस देन 1 का मतलब किस में आ गए हम? डेसिमल में। ठीक है, तो ऐसे केस में zeros will be considered as significant figure। समझ में आ रहा है? तो चलो बताते हैं। मान लो मैंने लिखा 11, ऐसे लिख दूं मैं 32,000, और एक में मैंने लिखा 32.00 मीटर। अब ध्यान से बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ना ही कोई डेसिमल है, ना ही 0 के बाद कोई और डिजिट है। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर हम डेसिमल सिस्टम में जाते हैं तो जो 0 होता है उसे हम काउंट करते हैं। ठीक, अब आता है एक और रूल। यहाँ पर एक और रूल होता है जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उस रूल को लेके, तो ध्यान से देखिए वो अलग। अब मान लो आपसे बोला जाए कि सर अगर मुझे किसी ने 0.00100 मीटर लिख दिया, अब कितने सिग्निफिकेंट? तो नोटिस करना, अगर कोई नॉन जीरो नंबर बीच में पड़ता है और उसके आगे 0 है, आप देखो इसके लेफ्ट में और कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ इन तीनों को सिग्निफिकेंट माना जाएगा और आंसर कितना लिखा जाएगा? 3। नोटिस करना, ध्यान देना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 0.0001 मीटर में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप नोटिस करो कि पॉइंट के बाद 0 तो है, लेकिन जैसे ही नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि स्टार्टिंग में कोई नॉन जीरो नंबर है कि नहीं है। तो आप देखो स्टार्टिंग में कहीं लेफ्ट में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो इन सबको हम नॉट सिग्निफिकेंट मानेंगे और आंसर लिखेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? समझ में आया? आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ये आपको अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा तो क्वेश्चंस कराऊंगा। अब देखो, मान लो एक और रूल, ये थोड़ा एडिशनल रूल है।
मान लो मैंने कोई क्वांटिटी x इंटू 10 टू दी पावर y के टर्म्स में लिखी है, x इंटू 10 टू दी पावर y के टर्म्स में कोई नंबर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो याद रखना जो x है इसी को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। यानी कि जैसे याद करो 2000 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, और अगर आप किसी भी क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस कर देते हो तो सिर्फ इसी को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी जो ट्रेलिंग जीरो हैं, जो नंबर के बाद के जीरो है उसे हम नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो आंसर कितने लिखेंगे? 1। ऐसे ही 1 2 1 0 0 0 0 में कितने सिग्निफिकेंट? तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 1 इंटू 10 टू दी पावर 4, आंसर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल कवर हो गए। अब हम चलेंगे राउंडिंग ऑफ, उसके बाद हम देखेंगे कि इन सिग्निफिकेंट फिगर को अप्लाई कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं राउंडिंग ऑफ वाले सेक्शन। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स पर। राउंडिंग ऑफ, देखो राउंडिंग ऑफ आपने इससे पहले मैथ्स में पढ़ा है, वही रूल है, एक आध दो नया रूल आपको मिलेगा। देखो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ हमेशा हम किस सिस्टम का करते हैं? डेसिमल सिस्टम में हम जनरली राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट सपोज मैंने लिया 2.345 या ऐसे कर लें, पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। अब मान लो मैंने एक नंबर दे दिया आपको 2.346 और आपसे कहा गया कि राउंड ऑफ करो इसको, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सर ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी रूल है। यस, अगर आप देखो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 है, और आपसे क्या बोल रहा है? 2 सिग्निफिकेंट, या चलो इसको पहले 3 कर लेते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। तो देखिए रूल देखना ध्यान से। अब सबसे पहले ना लास्ट वाले नंबर को फोकस करोगे। किसको करोगे? लास्ट वाले नंबर पे फोकस करो, पूरा फोकस लास्ट वाले नंबर पे करो। अगर लास्ट नंबर L, लास्ट नंबर को हम L कहते हैं, अगर L की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी लास्ट वाला जो नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है, तो आपको क्या कर देना है कि जो प्रोसीडिंग वैल्यू यानी इस लास्ट के पहले वाला यानी L-1 डिजिट जो है उसमें आपको +1 कर देना। क्या कर देना है? +1 कर देना है। तो चलो देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था 2.346 और हमें बोला गया कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस आंसर को लाना है। ठीक, तो चलो लास्ट डिजिट अगर आप देखो ध्यान से तो लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो हमें क्या करना है? इसको हटा के इस वाले डिजिट में +1 कर देंगे। यानी अगर मैं 2.346 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूं तो आंसर विल बी 2.35। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर? चलो जल्दी जल्दी से 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो और उसके बाद आप बताओ कि आंसर क्या है। नीचे कमेंट में करो, मैं चेक कर लूँगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 2.18 पहला, दूसरा 9.378 और तीसरा 11.26। और आपसे बोला कि लास्ट वाले डिजिट को हटाना है, लास्ट वाले डिजिट को हटाना है। इसे राउंड ऑफ करो टू नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब नियरेस्ट कौन सा है? तो इसमें 3 है तो नियरेस्ट 2 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 तो नियरेस्ट 3 है। 1 2 3 4 तो कितने? नियरेस्ट 3 है। तो चलो करिए, आप बताइए इसका आंसर। तो 2 का मैं बताता हूँ, 1 आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो चलो इसको मैं क्या लिख दिया? 2.2। इसको क्या लिख दिया? मैं इसको लिख दिया
2.38। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा था, तो पहले वाले यानी प्रोसीडिंग डिजिट में जो इसके लास्ट से पहले वाला उसमें +1 कर देना है। तो ये हमारा रूल नंबर 1। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो अब हम करते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, तो आप याद रखना फोकस किसको करना है, जब भी राउंड ऑफ करना है लास्ट वाले डिजिट को फोकस करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 2, मान लीजिए मैंने अब कोई एग्जांपल लिया 2.43 और मैंने कहा कि राउंड ऑफ करो कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करिए, राउंड ऑफ करिए। तो चलो अब देखो, अब अगर हम लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, इससे पहले वाले केस में अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, प्रोसीडिंग वैल्यू में एक प्लस करके और लास्ट वाली हटा लेते हैं। अब इस वाले केस में अगर लास्ट जो डिजिट है वो 5 से अगर छोटी है तो 5 से छोटी, देखो इससे पहले वाले में लास्ट डिजिट 5 से बड़ी थी तो हमने लास्ट हटाया था और उसके पहले वाले में +1 कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिमूव दी लास्ट डिजिट। जो लास्ट डिजिट है उसको रिमूव कर दीजिए विदाउट एनी चेंज इन प्रीसीडिंग वैल्यू। बिना कोई चेंज किए लास्ट डिजिट को हटा दो, तो छोटा है, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। यानी कि मैंने देखा लास्ट 5 से छोटा था, हटा दिए, आंसर विल बी 2.4। अब फिर क्वेश्चन देता हूं मैं जल्दी 3 क्वेश्चन, 1.2981 और 2.3413। मैंने बोला राउंड ऑफ करो इसको कितना, 4 डिजिट तक, और इसको भी करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसमें क्या आएगा, लास्ट वाला 5 से छोटा हट गया, 1.298 आंसर। इसमें लास्ट वाला 5 से छोटा है, हटा देंगे, क्या आ जाएगा 2.341 आंसर। तो बहुत आसान था, ये 2 राउंडिंग ऑफ के रूल थे। अब करते हैं लास्ट रूल, तो थोड़ा जल्दी इसको हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने इसे पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब आता है जो थर्ड रूल है, ये बिल्कुल नया रूल है आपके लिए। तो थर्ड रूल क्या है, मान लो 2.815 दे दो, 2 तरीके का ले रहा है, एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये। और अब आपको कहूं कि राउंड ऑफ करो कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसे भी कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब जो लास्ट डिजिट है वो ना ही 5 से बड़ी है ना ही 5 से छोटी है, तो पहले 2 रूल तो यहाँ नहीं लगेंगे। लास्ट डिजिट 5 के यानी 5 के बराबर है, तो जब भी लास्ट डिजिट 5 के बराबर हो तो आपको एक चीज देखना है कि लास्ट से पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ऑड है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इवन है। अगर ऑड है तो लास्ट डिजिट में +1 कर दो, और इवन है तो नो चेंज, यानी अगर इवन है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, 5 को हटा दो। और अगर ऑड है तो 5 को हटाने के साथ साथ जो इससे पहले वाली डिजिट है उसको इवन करो। इवन कैसे करोगे, बाई एडिंग +1। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ, इसका क्या हो जाएगा, 2.82 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर था, लेकिन ये इवन था, तो इसका आंसर आएगा 2.82। दिख रहा है, क्यों इसमें हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये एक इवन नंबर था। तो ये हमारा हो गया राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ, यानी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एरर। तो चलो बच्चों, हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने किया सिग्निफिकेंट फिगर, फिर हमने किया राउंडिंग ऑफ। अब हम जा रहे करने एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एप्लीकेशन ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन जनरल आपको 4 चीज़ों में देखने को मिलेगा। पहला, जब आप कोई 2 डिजिट प्लस कर रहे हो। दूसरा, जब कोई 2 डिजिट आपस में माइनस कर रहे हो। तीसरा, जब आप प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। और थर्ड विल बी डिवीजन। तो देखो इन चारों में आप कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, चाहे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एक चीज़ आपको याद रखनी है और वो ये है कि जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, देखो पहले तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखोगे ना बच्चों, तो उसमें जिस भी डिजिट सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं फिर आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा ऐड करो 1.391 को किससे, 0.21 से। अब अगर आप नोटिस करो तो आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यू को ऐड करने को दिया जा रहा है। अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं तो कितना है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जिससे जोड़ना है अगर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं तो कितना है, 2 है। अब आपको अपना आंसर किस में चूज करना है, अपना आंसर एकदम लास्ट वाले में, यानी कि जिसमें सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी में आपको अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये 9, ये 4, ये 4, 1.4491 आंसर आना चाहिए। लेकिन आपसे कहेगा कि राइट आंसर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको आंसर किस में लिखना है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने रूल बताया, सबसे छोटे वाले सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर लिखना है। तो इसमें 5 था, इसमें 2 था, यानी अब आपको आंसर किस में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आना चाहिए। या याद रखना डेसिमल में कई बार हम 3 मतलब डेसिमल में हम उस वाले आंसर को लिखते हैं जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर हो। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं। तो आप पॉइंट के बाद 2 नंबर भी लिख सकते हो करेक्ट आंसर में, या आप ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर को लिख सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। तो चलो हम सबसे पहले मिनिमम पॉइंट के बाद 2 है तो उसके रेफरेंस में आंसर लिखें। तो हम इसे करेंगे राउंड ऑफ। देखिए लास्ट डिजिट 5 से छोटी हटा दिए, 9 पर आए, 9 5 से बड़ा है, राउंडिंग ऑफ वाला रूल। तो 4 को हम क्या लिख देंगे, 5। तो या तो आप आंसर लिखिए 1.45, क्योंकि आप देखो अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद 2 सबसे कम दोनों में से कौन सा था, ये वाला था जिसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। तो वी कैन राइट इज आंसर 1.45। ठीक, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 पॉइंट, अब देखो 5 है, इवन नंबर है, तो आपने इसे 1.4 भी लिख दिया, ये भी आपका गलत नहीं होगा। याद रखना कुछ जगहों पे रूल है कि डेसिमल के बाद जितना मिनिमम उसमें एक्सप्रेस किया जाए, लेकिन आप वो एक्सप्रेस करने के बाद आप चाहो तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर को भी ध्यान में रखते हुए आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, अब यही चीज़ हमें सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी करनी है। तो एक एक एग्जाम्पल सब में छोटा छोटा सा ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 2 3 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अब ध्यान दो यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, 2 3 1 इंटू 2 से। तो अगर आप नोटिस करो तो सर क्या इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो कभी भी जनरली जो हम सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन लेते हैं ये डेसिमल सिस्टम में लेते हैं। क्लियर हो रहा है, यानी जहां आप राउंडिंग ऑफ को अप्लाई करते हो वहां पर लेके चलना है। इसमें अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए बोले तो आप इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओगे, सिंपल आप लिख लोगे 2 6 4। ठीक है, कोई आपको इसमें 1 डिजिट तक लेके नहीं जाना है। लेकिन अगर आप इसे डेसिमल सिस्टम के अंदर में अगर ये बोलता, जैसे कि अगर आपको यही क्वेश्चन डेसिमल सिस्टम के अंदर कहता कि मल्टीप्लाई करो 2.31 को 0.2 से, किससे, 0.2 से, फिर आप देखो तो
दोनों ही केस में सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट कौन सा है, इसमें है। तो हम ओवरऑल आंसर किसमें लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट में। तो हमारा जो इसमें आंसर आएगा ये आएगा 46.4, लेकिन चूंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 था, इसमें 2 था, तो जो हमें लोएस्ट वाला है यानी डेसिमल के बाद एक ही नंबर यहाँ पर है, तो इसीलिए हम इसे आंसर लिखेंगे 4.6। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आप चाहो तो इसे बाद में राउंड ऑफ करो, वो अलग केस है, लेकिन आपको पहले डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर होगा उसी वाले ऑब्जर्वेशन में आपको ओवरऑल रीडिंग लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब यही चीज़ डिवीजन में भी अप्लाई होगा, यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, एडिशन में होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एरर्स पे। याद रहे, भूलना नहीं, मैंने बताया कि एक बार जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं पास्ट 10 ईयर्स के जो IIT और नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी लाइव डिस्कशन करूंगा। याद रखना, वो मैं PC पर करूंगा, ठीक है। वो हम ऐसे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर है कि मैं क्वेश्चन कॉपी कर दूँ, पहले से कॉपी और पेस्ट कर दूँ, तो उसमें क्या है कि आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एरर्स। तो देखो, एरर जो टॉपिक है, अगर मैं ओवरऑल टॉपिक देखूं तो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा नीट और जी में क्वेश्चन पूछा अगर जाता है तो एरर से पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं एक और वीडियो तैयार करूंगा, लेकिन इसको आपको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। ये आपका वन ऑफ दी स्कोरिंग टॉपिक है मेंस और नीट के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं एरर की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, तो एरर मीन्स बच्चों होता है गलती। अब गलती कैसे पता चले, तो आप देखिए गलती कब पता चलेगी, तो जब हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक तो करेक्ट वैल्यू और एक जो हमने रीडिंग ली है जिसे हम ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई घड़ी है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि एक घड़ी है और घड़ी में 3 o'clock हो रहे हैं, 3 PM हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक घड़ी देखा, मेरे घर में एक घड़ी लगी है यहाँ सामने और उसमें 3 PM हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल के साइड में जो टाइम दिख रहा था वो दिख रहा था 3:15 PM। अब ये जो 3:15 PM है, चूंकि ये न्यूज़ में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसे हम करेक्ट मानते हैं, तो दिस विल बी कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। क्या माना जाएगा? ट्रू वैल्यू। और ये जो आपने निकाला है दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब अगर आप नोटिस करो तो आप देख रहे हो टाइम होना चाहिए 3:15 और हमारे घड़ी में टाइम दिखा रहा है 3 o'clock, 3 PM। इसका मतलब एरर है। एरर मीन्स गलती, और गलती कब निकाली जाती है, तो याद रखना गलती जनरली छोटी होती है। अब अगर आप कोई ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो तो उसे एरर नहीं कहा जाएगा। मान लो आपकी घड़ी टीवी 3:15 दिखा रही है, आपकी घड़ी 10 बजा रही है। अब 10 बजा रही है, इसका मतलब आपकी घड़ी बंद है, उसमें एरर नहीं है, वो खराब है, उसको आप चेंज करो। एरर कभी भी डेल्टा यानी काफ़ी छोटा होना चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो जो एरर है उसे हम डिफाइन करते हैं बच्चों ट्रू वैल्यू, यानी जो भी आपने ट्रू वैल्यू देखा है उसमें आप ऑब्जर्व वैल्यू यानी जो आपने कैलकुलेट किया है उसको क्या करो, माइनस कर दो। क्लियर हो रहा है? तो आप देखो, अगर मैं देखूं तो हमारे घड़ी में एरर है, कितना एरर है, तो ऑब्वियसली 15 मिनट का एरर है। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरी घड़ी है 15 मिनट पीछे है। तो आई होप सबको एरर क्लियर हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? तो एरर इज दी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। क्लियर है? तो जो डेल्टा है याद रखना ये बहुत छोटा होता है। अब सर एरर कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए टाइप ऑफ एरर देखते हैं। तो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं। तो आई होप सबको एरर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ एरर की बातें करूं तो जनरली जो फिजिक्स है ना, इसमें दो तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है।
एक ओवरऑल वर्जन यानी थियरी वर्जन, एक होता है कैलकुलेशन वर्जन। तो हम पहले थियरी वर्जन में देख रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, यानी कौन कौन से बड़े कैपिंग हैं, बड़े टाइप हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको तो जनरली वैसे तो बहुत सारे एरर हैं, सारे तो हम लिखते भी नहीं हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कैपिंग बताऊं कि किस एरर का किस में कंसीडर किया जाए तो इन जनरल 3 टाइप का एरर आपको देखने को मिलेगा। एक होगा सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है बच्चों रैंडम एरर, और तीसरा जो एरर होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर याद रखना, ठीक है। तो कितने टाइप का एरर? 3 टाइप का एरर, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस। अब हम देखेंगे इनके अंदर फर्क क्या है, और ये थियरी है तो आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है जितना आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ब्रॉड में इसको नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए सिस्टमेटिक एरर, देखो नाम से ही पता चला है सिस्टमेटिक, इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है और हमें पहले से पता होती है। यानी जो सिस्टमेटिक एरर वाला जो एरर होता है इसमें जनरली जो ऑब्जर्वर उसे मालूम होता है कि मेरे पास ये गलती हो रही है, और जब कोई चीज, जब कोई गलती हमें पहले से मालूम हो तो उसे हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है जनरली आपको क्या रहना है, नोन एरर बोल सकते हो, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर आपको पहले से पता है कि गलती होगी तो ऐसे जो गलती की कैटेगरी उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इस एरर की खूबी क्या होती है, आप इसे इजीली करेक्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से इसे क्या कर सकते हो, करेक्ट, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हाँ ये गलती होती है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, किस किस टाइप की गलती। अब देखिए जनरली मान लो मैंने पहला बताया इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर मैं बोलूँ। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ, मान लो आपको मैंने कहा कि इस बोर्ड का लेंथ नापो, और मैंने जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है वही आपका करेक्ट नहीं है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट ही आपका इनकरेक्ट है। तो ऐसे केस में आप तो अपनी रीडिंग ले रहे हो, ठीक, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर नहीं है, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का हमें मेजरमेंट करना था और मैंने आपको इतना ही बड़ा स्केल दिया, तो आपको भी पता है कि अब मैं यहाँ तक तो एक्यूरेट कर सकता हूँ, बाकी मैं अंदाजा, क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ एक पॉइंट बनाओगे, स्केल ले गए पहले, यहाँ फिर पॉइंट बनाओगे, फिर इसका 0 उठा के यहाँ करोगे, तो कहीं ना कहीं गलती तो स्वाभाविक है, गलती तो होनी है। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वही गलत है। जैसे अभी घड़ी वाला एग्जांपल था, मान लो मेरी घड़ी 15 मिनट फास्ट है, अब मुझे अगर पहले से पता है 15 मिनट फास्ट है, तो मुझे पता है कि अगर इस समय घड़ी 5 बजा रही है, इसका मतलब 4:45 हो रहा है, मतलब मैं उसे ईजिली करेक्ट कर सकता हूँ। रीडिंग तो मैं वही लूंगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे मैं बाद में करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड टाइप इसी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है बच्चों, वो होता है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंटल एरर का मतलब होता है कि मान लो सराउंडिंग में ही कोई प्रॉब्लम है, सराउंडिंग प्रॉब्लम, जैसे मान लो मैंने ओम्स लॉ करना है, याद होगा आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में जब लॉ हम लिखते हैं तो कंडीशन होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक। मान लो मैं, हमारे जैसे होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर के अंदर, वेदर कंडीशन चेंज होता रहता है। तो आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट मई में कर रहे हो और कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप नवंबर में कर रहे हो, एपरेटस भी वही है, आप भी वही हो, लेकिन देखो कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, क्योंकि जून और मई के अंदर क्लाइमेट अलग था, टेम्परेचर अलग था, नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर अलग था। तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर, यानी कि जब
स्पेस में, यानी कि अगर मैं रीडिंग ले रहा हूँ और मेरे स्पेस में यानी मेरे बाहरी रीजन में अगर कोई कंडीशन आ रहा है, कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो भी हमें एरर आ सकता है और उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। इसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो। कैसे? अगर मान लीजिए आपने एक फिक्स टेम्परेचर पे काम करना है तो अपना एक एसी लगा लो, ताकि गर्मी में भी वही वाला टेम्परेचर मेंटेन करो जो आपका नवंबर का टेम्परेचर है। यानी अगेन आप देख रहे हो इट कैन बी इजिली रेक्टिफाई। ये नोन एरर होते हैं और इनको आप इजिली करेक्ट कर सकते हो। और देखते हैं तो हमने देखा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, कई बार ऑब्जर्वेशनल एरर्स दिखाई देते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब होता है कई बार जो रीडिंग ले रहा है बंदा उसी की गलती होती है। ठीक, अब जैसे मान लो मैं कलर ब्लाइंड हूँ, क्या हूँ? कलर ब्लाइंड हूँ, और मैं कोई कलर से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई गलती करूँगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मेरी आईज में एक डिफेक्ट है जो कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है। तो उसको मैं रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूँ? तो जिस कलर में मैं मतलब जिस कलर में मेरी प्रॉब्लम है वो कलर को मैं हटा सकता हूँ या वो ऑब्जर्वेशन किसी और बंदे से करवा सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ये भी रेक्टिफाइड होता है। मान लो मुझे दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो और मैं ऑब्वियसली अगर दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही इसका मतलब मैं रीडिंग प्रॉपर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन दैट कैन बी करेक्टेड। कैसे? एक प्रॉपर चश्मा लगा लूँ, चश्मा लगाते ही मुझे दूर की चीज़ दिखने लगेगी, ठीक है, और उसके बाद मैं वो चीज़ें सही कर सकता हूँ। तो आपने देखा जो सिस्टमेटिक एरर है, दीज आर कॉल्ड नोन एरर्स एंड दे कैन बी इजीली करेक्टेड। अब हम आते हैं रैंडम एरर्स पे। रैंडम एरर्स बच्चों अननोन एरर होता है, किसी को नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एरर आया क्यों, ठीक है। कई बार आप खुद देखो रैंडम एरर में आप एक काम करना, आप अपनी कॉपी निकालना और आप 1 to लेके 100 तक की काउंटिंग लिखो, ठीक है, ट्राई करो 1 to लेके 100 तक की काउंटिंग लिखो, बिना मतलब बिना रिपीट किए, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप ओवरराइट नहीं करना है, और परफेक्ट टाइमिंग, ये नहीं कि एक के बाद आप सोच रहे हो, लगातार लिखो। तो देखो आप सबको 1 से 100 1 to 100 काउंटिंग आती है, सबको आती है, लेकिन फिर भी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे आप देखोगे पता नहीं किस रीज़न की वजह से आप कोई एक डिजिट या तो गायब हो जाएगा, या तो कोई एक डिजिट आप ओवरराइट कर दोगे, या तो एक गलत लिख दोगे। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। इसे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो इजीली। इसको आप करेक्ट कैसे करें? तो जो रैंडम एरर्स होता है बच्चों, इसको हम करेक्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप मान लो इस बोर्ड का आप लेंथ नाप रहे हो, पहली बार लेंथ नापे, लेट सपोज आपने देखा 3.4 मीटर आ रहा है, दूसरी बार नापे आप देखे 3.3 मीटर आ रहा है, थर्ड टाइम नापे आप देख रहे हो 3.4 मीटर आ रहा है, फिर आप नापे 3.3, फिर आप नापे 3.3, फिर आप नापे 3.3। अब आप देखो जितनी बार आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप देखोगे कि एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब दैट इज करेक्ट वैल्यू। तो इसे हम कहते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर आर अननोन एरर, दे कैन नॉट be easily corrected. Only one thing which we can do is just increase the frequency of observation. जितना ज़्यादा, अब मान लो आपने x टाइम ऑब्जर्वेशन लिया, x टाइम एक ही मैग्नीट्यूड का या एक ही कैलकुलेशन का आपने x टाइम ऑब्जर्वेशन लिया, तो जो रैंडम एरर होगा बच्चों वो 1/x टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लेना, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि इफ पर्सन ए है कोई, वो x टाइम ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो व्हाट इज हिज प्रोबेबिलिटी टू रेक्टिफाई द रैंडम एरर? तो 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x, नन ऑफ दीज। तो याद रखना द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1/x टाइम जो हमारा रैंडम एरर है ये रेक्टिफाई, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी सही हो जाती, गलत होने से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ग्रॉस एरर। देखो इन दोनों टाइप ऑफ एरर में चीज़ें नोन भी थी और चीज़ें अननोन भी थी, लेकिन इनको आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते थे। इसको भी आप देखो इजीली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के आप रेक्टिफाई कर सकते हो।
बट जो ग्रॉस एरर आता है इसको अगर आप वैसे याद करो तो इसको आप कह सकते हो केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस, ठीक है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। अभी तक देखो इन दो में ऑब्जर्वर की गलती नहीं थी, यहां पर तो उसे पता ही नहीं था क्यों एरर आ रहा है, सारा चीज ध्यान दे रहा है, यहाँ पर उसे पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रॉस एरर तब आता है जब जो ऑब्जर्वर है वही उसी का मन ना करे। जैसे आप सभी इस समय पढ़ रहे हो सकता है आपने मोबाइल में पेज ओपन कर लिया, कुछ इसको स्किप कर जाएंगे, कुछ इसको जल्दी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ क्या करेंगे, मोबाइल ऑन है इधर उधर देख रहे हैं अपने, वह ये तो आता है, ये तो आता है, तो इसको कहते हैं ग्रॉस एरर। यानी जब ऑब्जर्वर ही केयरलेस हो तब आप, अब इसमें देखो इसमें रेक्टिफाई भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसी का मन नहीं है, ठीक है, तो वो फिर उसका तबीयत भी ठीक है, उसमें आई डिफेक्ट भी नहीं है, उसका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, बाकायदा घर में एसी भी लग रहा है, नेट भी काम कर रहा है, आप वीडियो देख भी रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मन ही नहीं है अगर पढ़ने का, तो आप गलती करोगे और उस गलती को ग्रॉस एरर कहते हैं। इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे भाई ग्रॉस एरर को? तो कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वर को थोड़ा सा समझाओ कि भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, केयरलेसनेस मत दिखाओ। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एरर्स, थियरी, थियरेटिकल ऑफ कैप्शंस है ये। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल कैप्शंस में कि एरर को मैथमेटिकली हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा, एरर्स में बहुत सिंपल तरीके से समझो। सबसे पहले तो आपका जो पहला ही पॉइंट आता है, देखो जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जब भी हम कोई फार्मूला मैथमेटिक्स से डील करते हैं तो उसका सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है कि साथ में न्यूमेरिकल भी कर लो, ताकि एक साइड फार्मूला भी याद रहे और एक साइड न्यूमेरिकल भी पता रहे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा एरर आता है, एरर के अंदर अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चों आपसे पूछा जाएगा मीन वैल्यू निकालो, ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर निकालो, एब्सोल्यूट मीन एरर बताओ, रिलेटिव एरर क्या होता है निकालो, एंड परसेंटेज एरर निकालो, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्या क्या? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक। तो चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम करूंगा बच्चों, मैं यहाँ साइड में एक न्यूमेरिकल भी लेके चलूंगा ताकि हमारा साइड में फॉर्मूले भी रहें और साइड में न्यूमेरिकल भी रहे। देखो सबसे पहले आपको जो पहला टाइप पढ़ना वो पढ़ना है एन ऑब्जर्वेशन के लिए। एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक ही मेजरमेंट को अलग अलग बच्चों से मेजर कराते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा ये बोर्ड को मेजर करो और मैंने n स्टूडेंट बुलाए, तो याद रखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला और यहाँ कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो मान लो मेरे पास रीडिंग आती है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक, इतनी हमारी रीडिंग आ गई। अब मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ बोर्ड इज मेजर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स एंड रीडिंग्स आर, तो क्या क्या रीडिंग है बच्चों की? 1.1, 1.2 और 1.0। चलो इसको 4 कर लेते हैं, 1.1 फिर ले लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है? सर सेम रीडिंग भी हो सकती है, हो सकती है। अब मान लो कोई 9 दे दे तो भाई वो रीडिंग नहीं है, उस बच्चे को भगाओ कि तू निकल भाई यहाँ से। 9 रीडिंग कैसे आगे जब 1 फुट, 1 ही मीटर का या 1 ही सेंटीमीटर की कोई चीज़ है, ठीक है। तो चलो
ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब इसी को साइड बाय साइड जो जो चीजें करेंगे वो मैं इस न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। दोबारा रिपीट करूं, लेंथ ऑफ बोर्ड इज मेजर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स एंड रीडिंग आर 1.1, 1.2, 1.0, 1.1। देखो जो मैंने यहाँ A1, A2, A3, A4 लिया है ना, वही यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब मेरा सबसे पहला स्टेप 1 आपको पता करना है कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। मान लो करेक्ट वैल्यू क्या है। अब जैसे इन बच्चों ने 4 बच्चों ने अलग अलग रीडिंग दी, तो करेक्ट वैल्यू क्या है? अगर क्वेश्चन ने दिया है तो बहुत बढ़िया, फिर आपको जो हम निकालने जा रहे हैं यानी पहला नहीं करना है। और अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया, देखो तो मैं ये लिख देता हूं, इफ गिवन देन गो टू स्टेप 2, इफ नॉट देन क्या करो, फाइंड मीन वैल्यू। और जो मीन वैल्यू आप निकालोगे, मीन वैल्यू विल बी कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। यानी अगर आपके पास कोई ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो आप जो मीन निकालोगे रीडिंग का, उसी को आप ट्रू वैल्यू मानोगे। ठीक है, तो चलो मेरे पास लेट सपोज ट्रू वैल्यू नहीं दी है। अगर देता तो मैं ये वाला स्टेप छोड़ देता, नहीं दिया, क्वेश्चन में भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मीन वैल्यू। तो अब आप सबने 11th 10th में पढ़ा होगा मीन वैल्यू निकालना। जितनी रीडिंग सबको प्लस करो और जितनी बार रीडिंग है उससे डिवाइड करो, यानी फ्रीक्वेंसी से। अब जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ सीधा मीन वैल्यू निकालता हूँ। मीन वैल्यू हो जाएगा 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.0 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4। क्लियर हो रहा है? तो जो यहाँ पे आप मीन वैल्यू निकाल रहे हो उसको आपको यहाँ पर एज इट इज लिख के छोड़ देना है। यानी आपका पहला काम कंप्लीट, कि जब भी आपसे परसेंटेज एरर पूछे, रिलेटिव एरर पूछे, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है, अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पर। थोड़ा मैं स्क्रीन देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेशन। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रीडिंग में कितना गलती। तो आपने मीन वैल्यू को सिंबल दिया AM, मैंने भी यहाँ सिंबल दिया AM। तो एब्सोल्यूट एरर देखिए ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है पर्टिकुलर रीडिंग में कितनी गलती, यानी डेल्टा A1 पहले में कितनी गलती। तो हम जनरली याद रखना मॉड में लेंगे, क्योंकि प्लस या माइनस एरर का कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर हमेशा जोड़े जाते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मॉड वैल्यू लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू जो कि यहाँ मीन वैल्यू है में से A1 माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी को हम एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 1 कहेंगे। सिमिलरली अगर मुझसे कोई डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 बोले, मैं लिखूंगा AM माइनस A2। सिमिलरली डॉट 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 डेल्टा AN विल बी रिटन एज AM माइनस AN। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेशन का। चलो यहाँ पर करते हैं, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले तो 2, 1 और 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 4.4 by 4 गिव यू 1.1। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पर 1.12 आ गया, 1.103 आ गया। तो हमेशा याद रखना, राउंड ऑफ कर देना फाइनल को जितना रीडिंग में पॉइंट के बाद है। अब आप देखो रीडिंग में सब में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आपको उसको राउंड ऑफ कर देना है पॉइंट के बाद 1 का। जैसे मान लो मेरा ये वैल्यू आता 1.09, लाइट चली गई।
चलो इसमें मैं इन्वर्टर कनेक्शन करा लूँगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा लाइट कम होगा तो आप लोग क्या करना, अपने स्क्रीन की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता था कि इस वाले बल्ब में जो मैंने टॉप पे लगा रखा है उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आंधी भी आ रहा है तो चलो कोई नहीं, हम भी यहाँ पर एजुकेशन की आंधी फैला रहे हैं। चल तो मान लो ये वैल्यू आता 1.09, क्या आता 1.09, तो सर ऐसे ही लिखना होता, नहीं राउंड ऑफ कर देना इसे 1.1 तक। क्लियर हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो एक ही डिजिट है, ठीक। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर, तो मैं अपने न्यूमेरिकल में आ जाता हूं। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 निकाल रहा हूं। डेल्टा A1 देखो ध्यान से, मीन वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस में ऑब्जर्व वैल्यू, देख रहे हो, AM माइनस A1, मीन वैल्यू में से अपनी रीडिंग माइनस करना है, तो AM माइनस A1 गिव यू 0। सिमिलरली डेल्टा A2 निकाल लो, 1.1 माइनस 1.2 मॉड वैल्यू लेना है, तो 1.2 में से 1.1 निकालते हैं, 0.1 आता है, माइनस 0.1 आता है, लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम मॉड वैल्यू से डील कर रहे हैं। तीसरा, अब चलो जल्दी जल्दी आप भी करो इसको। डेल्टा A3 अब मैं बिना एक्सप्लेन किए करता हूं, तो डेल्टा A3 विल बी 1.1 माइनस 1.0 गिव यू 0.1। डेल्टा A4 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1.1 गिव यू 0.0, ठीक है, स्वाहा। तो ये हमारा 4 आ गया। अगर यही 5, 6, 8 होता तो 8 तक करना पड़ता, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशंस हो जाते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग होते हैं। अगर आप एकेडमिक में बोर्ड अगर आप दे रहे हो ना, जैसे आपके स्कूल के टीचर इसे 5 मार्क्स में दे देते हैं, इसीलिए ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा 4 ही क्यों निकाला, क्योंकि रीडिंग ही 4 थी। अब आता है बच्चों स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आता है क्या निकालना, एब्सोल्यूट मीन एरर। देखो एब्सोल्यूट मीन एरर का मतलब है जितनी गलती आई सबको जोड़ो और n से डिवाइड कर दो। सिंबल ध्यान देते रहना, तो एब्सोल्यूट मीन एरर को मैं लिख रहा हूं डेल्टा AM, दिस इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN बाई n, यानी सबको जोड़ो और n से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं अपना स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर 0 है तो उसको काउंट करना है कि नहीं करना है, भाई उसको भी काउंट करना है। रीडिंग याद रखना, जितना है उसी से डिवाइड होगा, ठीक है। बेशक 0 हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं, डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 0.1 0.2/4। जल्दी से इसे बताओ क्या आएगा, ये 0.05 आ जाएगा। अब 0.05 सर, अब बताओ मैं ऐसे ही लिख दूं या राउंड ऑफ करूं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और चाहो तो इसे राउंड ऑफ कर दो। अब सर अगर 4 आ जाएगा 0.04 तो राउंड ऑफ में तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन दिया चाहो तो राउंड ऑफ करो या नियरेस्ट लिख दो। ये देखो ही मत कि 0.2 आया है, 0.02 आया है, 0.04 आया है, देख ठीक है, क्योंकि 5 से ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 0.06 आता 0.1 लिख देते, लेकिन 0.04 आता तो आप वही लेके चलो, ये नहीं कि उसको 0 हटा दिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये चीज नोट करो। तो मैं 0.05 को लेके चल रहा हूँ और मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिख दे रहा हूँ 0.01 मैंने किया, इसलिए साइड में अप्रोक्सीमेशन दिखाएंगे कि अब मान के चल रहे हैं कि दिस वैल्यू भी 0.01, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इतना जो हमने मेहनत किया है वो किसके लिए किया है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालते हैं, एक बार नोट कर लो, ठीक, फिर हम यहाँ मिटाते हैं।
तो देखिए, अब हमने जो इतना स्टेप फॉलो किया ना बच्चों, वो आंधी तूफान सब चीज़ आज ही आना है। यहाँ फिजिक्स की आंधी चल रही है, उधर तूफान आंधी आ रहा है। चलो, थोड़ा बहुत आपको आवाज़ ये लगने का, दरवाजों का आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप देखो यहाँ पे, अब हमने जो इतना स्टेप कर लिया, अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। तो ध्यान देना बच्चों, स्टेप नंबर 4, रिलेटिव एरर कैसे निकालें। बहुत सिंपल, रिलेटिव एरर निकालने के लिए सिंबल देखना, AR दे रहा हूँ। रिलेटिव एरर निकालने के लिए आप क्या करो, आप एब्सोल्यूट मीन एरर जो आया है ना, एब्सोल्यूट मीन एरर, इसको डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से और मीन वैल्यू से। अब देखो, ट्रू वैल्यू तो दिया ही नहीं था, इसीलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, मीन वैल्यू से, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर हो गया। तो चलो यहाँ रिलेटिव एरर कर लेते हैं। तो AR रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मीन एरर कितना है आपका, 0.05। ओके, ज्यादा तेज आंधी है, 0.05। अच्छा, ओले पड़ रहे हैं, ओ माय गॉड, ओले पड़ रहे हैं भाई। चलो आओ एक बार, 1 मिनट, बस 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार देखूँ ओले पड़ रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यार तुम लोग स्किप कर देना अगर नहीं देखना हो तो, ठीक है। ये देखो, ये देखिए ओले पड़ रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो, माय गुडनेस। चलो जी, वीडियो में हमने ओले भी देख लिए। चलो तो इसको बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर पॉज लेके वीडियो ये स्किप कर देना, मैंने ओले दिखाए थे आपको, बस कंप्लीट करके इसे ओवर कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, डेल्टा AM यानी 0.01 को डिवाइड कर दो AM से। AM कितना था, 1.1, बस ये आपका हो गया रिलेटिव एरर, ठीक। अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं, आपने देखा बाहर ओले पड़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम। लास्ट स्टेप है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब देखो, जो आपका एब्सोल्यूट मीन एरर को आपने डिवाइड किया था मीन वैल्यू से, इसी में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्या करो, जो रिलेटिव एरर निकाले हो ना, उसी में बस 100 मल्टीप्लाई कर दो, उसी को हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो देखो, हमारा स्टेप नंबर 4 से रिलेटिव एरर आया था 0.05 by 1.1, तो परसेंटेज एरर विल बी रिटन एज 0.05 by 1.1 into 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ, बट इसके क्वेश्चंस अभी हम लगाते हैं। तो थोड़ा सा हमारा वीडियोस बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, आपको अभी हमने दिखाया भी था लाइव कि ओले पड़ रहे थे और ये सब। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। तो जो हमने पोर्शन लेफ्ट किया था वो था, हमने कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर हमने कर लिया था, और अल्टीमेटली जो हमारा परसेंटेज एरर का बेसिक फॉर्मूला निकल के आया बच्चों। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने छोटा लिखा था क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप थे, तो अब जो टॉपिक है वो मैं बड़े बड़े लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लगाना पड़े देखते समय, ठीक है। तो चलिए, तो परसेंटेज एरर बेसिकली जो आपका आया था वो आया था डेल्टा ए मीन यानी एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना, हम मीन की बात क्यों कर रहे हैं बार बार, तो मीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रीडिंग थी, याद रखना बहुत ज़्यादा रीडिंग थी। अगर मेरे पास एक ही रीडिंग होती
तो मैं कैसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करता, यही हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर फॉर सिंगल वैल्यू। तो देखिए मान लिया, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो बहुत ध्यान से समझना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैंने बताया एक बार मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो हम पास्ट ईयर के जितने भी नीट और मेंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं इस चैप्टर से वो हम डिस्कस करेंगे। और वो वाली जो वीडियो है मैं इसी वीडियो में अटैच करूंगा, यानी ये वाली वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि हमारा प्लान है कि कंप्लीट यूनिट खत्म किया जाए विथ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए परसेंटेज एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन कैसे निकाले। अब मान लो मैंने कहा कि एक लेंथ है ए बी, ध्यान से देखना, एक लेंथ है ए बी और इस लेंथ को किसी बंदे ने कैलकुलेट किया 5 ± 0.5 मीटर। अब नोटिस करना ये जो प्लस माइनस है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एरर। अब जैसे हमने याद करो डेल्टा एम निकाला था, डेल्टा एम कैन बी प्लस कैन बी माइनस, वो अलग बात है कि हमने मैग्नीट्यूड लिया था, याद होगा, मॉड लिया था, इसीलिए हमने उसको हमेशा जोड़ा था। बट अगर मैं हमारा ऑब्जर्व वैल्यू अगर मीन वैल्यू से बड़ा होता तो, और ऑब्जर्व वैल्यू मीन वैल्यू से छोटा होता तो जो एरर है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस माइनस सिंबल के साथ। तो कभी भी अगर आपको प्लस माइनस सिंबल दिखाई दे बच्चों, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि दिस इज एरर, यानी ये तो हमारा ट्रू वैल्यू है। जो 5 है ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, करेक्ट है, इसमें गलती नहीं है। लेकिन इतनी गलती की पॉसिबिलिटी है तो दिस इज एरर। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस लेंथ में परसेंटेज एरर बताइए, लेंथ में क्या बताइए, परसेंटेज एरर, तो देखो क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से देखना। तो परसेंटेज एरर इन लेंथ विल बी रिटन एज, जो एरर दिया है आप देख रहे हो प्लस माइनस 0.5, इसको डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से। याद करो परसेंटेज एरर का यही फॉर्मूला था, एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे तो एक ही रीडिंग है, तो आपको एक जो एरर है प्लस माइनस 0.5, इसको डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू दैट इज इसके 5 से, और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 100 से। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देगा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये आएगा 0.1 × 100 दैट इज 10। तो कितनी गलती, कितनी परसेंटेज एरर किया है इस कैलकुलेशन में बंदे ने, 10%, प्लस माइनस 10%। क्लियर हो गया। तो ये था परसेंटेज एरर कैलकुलेशन इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तुरंत उसको निकालिए और फिर हम प्रोपागेशन ऑफ एरर्स में जाते हैं कि अगर दो क्वांटिटी कोई जुड़ रही होगी और दोनों क्वांटिटीज में अगर एरर है तो कैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालें उन दो क्वांटिटी का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुरंत लगाइए उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने एक रेडियस दे दिया, एक सर्कल का रेडियस 2 ± 0.2 मीटर, और मैंने बोला फाइंड परसेंटेज एरर इन रेडियस, इस रेडियस में कितना परसेंटेज एरर है। जल्दी निकालो, तुरंत आपके पास आंसर आना चाहिए। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो मैं भी निकाल रहा हूँ, चेक करो कि आपका वही आंसर आया कि नहीं। तो परसेंटेज एरर प्लस माइनस 0.2/2 × में 100, कितना आ गया ये, प्लस माइनस 10%। तो आंसर कितना आ गया, प्लस माइनस 10%। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंगल ऑब्जर्वेशन से परसेंटेज एरर निकालें। अब एक बात जरा सोचो, जो मैंने ये 0.2/2 लिखा है, व्हाट इज दिस। अगर मैं 100 नहीं मल्टीप्लाई करूं और 0.2/2 लग दूं तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन आर। ध्यान देना, याद करो, अगर आपने एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू करते थे जब बहुत सारे हमारे पास नंबर थे ऑब्जर्वेशन, तो
तो ये रिलेटिव एरर था। यहाँ एक ही ऑब्जर्वेशन है, उसका एरर ये है, तो हमें मीन की जरूरत नहीं है। ट्रू वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो हमें ट्रू वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं सिंपली प्लस माइनस 0.2/2 दैट इज प्लस माइनस 0.1 लिख दूं तो व्हाट इज 0.1? दिस इज रिलेटिव एरर इन आर। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रोपागेशन ऑफ एरर। ओहो, चल, प्रोपागेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, यानी एरर प्रोपागेट कैसे करता, प्रोपागेट कैसे करता है का मतलब कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो जब हम किसी क्वांटिटी में अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं तब एरर का क्या रोल होता है, यही इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला जो हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन लेंगे बच्चों वो है एडिशन। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एडिशन, मान लो एक क्वांटिटी x है जो कि बनी है a प्लस b से। ठीक है, कोई क्वांटिटी बनी है जो कि किससे बनी है, a प्लस b से। ठीक है, और मान लीजिए कि a में किसी बंदे ने प्लस माइनस डेल्टा a की एरर की, तो प्लस माइनस डेल्टा a क्या है, एरर इन a। सिमिलरली b में किसी बंदे ने एरर किया प्लस माइनस डेल्टा b, दैट इज एरर इन b। अब मुझे पूछा गया x, तो x कैसे निकालें, क्योंकि x सब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, एरर भी है, तो वो जो टोटल एरर आएगा वो कैसे निकालें। तो ध्यान दो, मान लीजिए हमने बोला x में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा x है, यानी एरर इन x। तो कैसे निकालें इसको, देखो कुछ किताबों में इसका प्रूफ कर रखा है, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके प्रूफ में कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है, आपको सीधा फॉर्मूला और उसके साथ न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए, क्योंकि दिस ऑल आर टूल्स। ठीक है, ये टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं। बाकी आप कहोगे तो मैं प्रूफ भी साइड में कर देता हूँ एक आध का, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको इस पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि जब भी आप x में एरर निकालेंगे तो आपको क्या कर देना है, एरर इन a और एरर इन b को जोड़ देना है। मैंने पहले भी बताया था एरर हमेशा जुड़ता है। अब देखो, ये तो हो गया रूल। क्वेश्चन से जरा समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने कहा एक बॉडी a है, a टू b चला 3 प्लस माइनस 0.5 मीटर और B से C चला स्ट्रेट लाइन में 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और मैंने बोला फाइंड टोटल डिस्टेंस विथ प्रॉपर एरर लिमिट। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं या डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चूंकि हमने अभी पहला एडिशन ही उठाया है तो ऑब्वियसली जो हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं वो एडिशन का ही दे रहे हैं। तो जरा सोचो, A से B गया बंदा, B से C गया, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है और हमें 100% पता है कि टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन AB प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन BC। तो पहले तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, ध्यान देना कैसे, A प्लस B, यानी कि इस AB का ट्रू वैल्यू 3 और BC का ट्रू वैल्यू 6, यानी कितना 9 मीटर। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक, बट सिर्फ डिस्टेंस नहीं पूछा है, प्रॉपर एरर लिमिट भी पूछा है, यानी अब हमें प्लस माइनस डेल्टा D भी निकालना है। तो अभी मैंने बताया प्लस माइनस डेल्टा D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको एरर को जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए आंसर कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.3 दैट इज प्लस माइनस 0.8। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? तो फाइनल आंसर विल बी 9 प्लस माइनस 0.8 मीटर। क्लियर हो रहा है? ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बात समझ में आई। आपको डिसाइड करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें ऐड करना पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसी हिसाब से आपको रूल लगाना है। तो चूंकि एडिशन का रूल कहता है कि अगर दो क्वांटिटी ऐड होते हैं और प्लस माइनस डेल्टा ए की गलती है, प्लस माइनस डेल्टा बी की गलती है, और आपको प्लस माइनस डेल्टा एक्स निकालना है, तो आपको प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी कैलकुलेटेड एज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी दोनों एरर को जोड़ दो और आपकी जो वैल्यू है वो एज इट इज सॉल्व होगी। तो नोट कर लो, ये आपका प्रोपागेशन ऑफ एरर में पहला था एडिशन। तो बच्चों हमने पहला रूल देखा एडिशन, अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन जब कोई दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है फिर एरर पे क्या पड़ता है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि एरर चाहे ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो हमेशा जुड़ता ही है। कुछ थप्पड़ ऐसा, मान लो एक थप्पड़ को इस गाल पे मारे और एक थप्पड़ इस गाल पे मारे, और मैंने कहा अरे यार मेरा तो चोट ही नहीं लगा क्योंकि एक इधर दोनों कैंसिल। नहीं, एरर कभी भी थप्पड़ जैसा हमेशा जुड़ता है, ये बात अपना माइंड में याद रखना। कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो अलग बात है कई बार सिंबल दिखेगा लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो चलो सब्ट्रैक्शन को कैसे डील करते हैं। लेट सपोज कोई क्वांटिटी x है जो कि बना है a माइनस बी से, फिर वही कहानी प्लस माइनस डेल्टा ए बी दी एरर इन a प्लस माइनस डेल्टा बी बी एरर इन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स बी एरर इन एक्स। तो आपसे पूछा गया फाइंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो याद रखना सिंबल का खेल है सिर्फ। अब आपको जो ट्रू वैल्यू है वो निकालनी होगी ए के ट्रू वैल्यू से और बी के ट्रू वैल्यू के सब्ट्रैक्शन से, लेकिन जो एरर आपको निकालना होगा यानी प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट विल बी, देखो बस सिंबल बदल दिया मैंने, माइनस ऊपर कर दिया प्लस नीचे कर दिया। ये माइनस प्लस से सर कोई फर्क नहीं, माइनस इसलिए ऊपर कर दिया ताकि पता रहे कि अच्छा ये एडिशन हो रहा है। ट्रू वैल्यू जो है वो अगर प्लस माइनस है यानी एडिशन हो रहा है, माइनस ऊपर इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करके निकला हुआ है। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप देख रहे हो फॉर्मूला वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ x की वैल्यू आपको a माइनस बी से निकालनी होगी। एरर अभी भी क्या होगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा सिस्टम के अंदर। समझ में आ गया? तो चलो एक क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक, बहुत आराम से सुनना, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर मैं देखूं, मान लो मैंने कहा एक बंदा है A टू B गया सच दैट 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर चला, और वो बंदा B से C वापस आ गया, B से C वापस आ गया 2 प्लस माइनस 0.4 मीटर चला, और आपसे पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। यानी अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब पिछली बार क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था तो हमने दिमाग लगाया था कि ओहो ये तो जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स AC, और AC इज इक्वल टू AB माइनस CB। दिख रहा है? तो मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, AB कितना था 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर। तो ये तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, 6 माइनस 2 4 मीटर। लेकिन विथ प्रॉपर एरर लिमिट पूछता है, क्या पूछता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसी में वो ऐड कर देता है विथ प्रॉपर एरर लिमिट, प्रॉपर एरर लिमिट। तो अब आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है कि सर 4 आ गया आंसर, नहीं। अब देख रहे हो डेल्टा एक्स यानी इस डिस्प्लेसमेंट में भी तो कुछ गलती है, तो उस गलती को हम निकालेंगे प्लस माइनस डेल्टा डी इज इक्वल टू
ए में गलती, देखो माइनस कर रहे हो लेकिन फिर भी जोड़ोगे, ए में गलती और बी में गलती, यानी माइनस प्लस ऑफ 0.7 मीटर। दिख रहा है आपको, हमने एरर को जोड़ा ही जोड़ा। वो अलग बात है कि ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, बट एरर हमेशा जुड़ता है। और जो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आया, फाइनल आंसर निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस प्लस ऑफ 0.7 मीटर। अब सर ये माइनस प्लस लिखना जरूरी है? नहीं, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ये तो अपने हिंट के लिए होता है कि माइनस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करके निकाली गई है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? चलो अब हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाने से पहले मैं आपको इसी क्वेश्चंस के दूसरे फॉर्मेट भी बताता हूं कि यही क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्म में आए तो कैसे सॉल्व करें। वो दूसरा फॉर्म क्या है? तो याद रखना, प्रोपागेशन हमने 2 किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी जाने वाले हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो कई बार क्वेश्चंस कैसे निकल के आएंगे। देखिए, तो देखो मान लो मैंने कहा कि कोई बॉडी है ए से बी मूव करी, ध्यान देना 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और बी से सी मूव करा कितना, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, एक बॉडी है जो ए से बी गई, 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी गया, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपसे पूछा फाइंड परसेंटेज एरर, ध्यान देना मिक्स कर दिया गया क्वेश्चन को, फाइंड परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस नहीं पूछा, इस बार परसेंटेज एरर पूछा है कि इस रीडिंग का परसेंटेज एरर कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या मुझे ए का परसेंटेज एरर पूछ रहा है? वो नहीं। क्या वो मुझे बी का परसेंटेज एरर पूछ रहा है? नहीं। वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं ट्रू वैल्यू निकालूंगा, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अभी बताया था 6 प्लस 2 8 मीटर, ये हो गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे प्लस माइनस डेल्टा डी, यानी एरर कितना हुआ? तो एरर हुआ प्लस माइनस 0.4 मीटर। दिख रहा है 0.3 प्लस 0.1 गिव यू 0.4। अब मुझे पूछा क्या है? तो वो मुझसे पूछा है प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू में 100। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो डेल्टा डी आया प्लस माइनस 0.4 मीटर, और डी कितना आया 8, इंटू में आपको 100 कर देना है। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो, जो आपका आंसर निकल के आएगा वही फाइनल आंसर है। तो जरा देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 4 से अगर मैं करूं तो 0.1 एंड दिस गिव यू 2, दिख रहा है, और ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100 दैट इज 10/2%, दैट इज प्लस माइनस 5%। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 5%। तो आपने देखा ये मिक्स क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एडिशन ही नहीं पूछा था, सिर्फ एरर ही नहीं पूछा था, इसमें उन्होंने परसेंटेज एरर पूछ लिया था। तो आपको क्या करना था? सबसे पहले डी, फिर पहले देखना था दोनों जोड़े या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसी पे अफेक्ट होता है, एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एरर तो फिर भी जोड़ा जाएगा। तो हमने देखा ट्रू वैल्यू यहाँ जोड़ना है, तो हमने 6 प्लस 2 8 कर लिया, उसके बाद हमने एरर निकाल लिया 0.4, और उसके बाद हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर दिया, जो कि इक्वल आ गया किसके? प्लस माइनस 10/2 दैट इज प्लस माइनस 5%। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया? अब चलो छोटा सा प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि अगर कई बार प्रूफ नहीं करते ना तो कुछ बच्चे फिर सोचते हैं कि यार सर तो प्रूफ नहीं करवा रहे। देखो मैंने आपको बोला कि जब हम कैलकुलेशन से डील करते हैं ना, कैलकुलेशन से, तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला और रूल यूटिलाइज करना होता है, उसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट फिर भी चलो प्रूफ कर देते हैं। मान लो वही चीज़ है, x इज इक्वल टू a प्लस बी,
चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। डेल्टा ए अगर लिखता हूँ यानी एरर इन ए, डेल्टा बी लिखता हूँ एरर इन बी, एंड एक्स इज एरर इन एक्स। तो एक बात बताओ, क्या मैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। देखो प्रूफ कुछ नहीं है, इसे प्रूफ नहीं कहते हैं, बट वही है कि एज अ प्रूफ कई बार कई जगह दिया रहता है तो बच्चों को लगता है सर ने प्रूफ नहीं कराया। देखो ध्यान से, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी, यही तो रूल है भाई। अगर मैंने यहाँ गलती की है और यहाँ गलती की है तो दोनों का एड यू लिख दूंगा। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहाँ से a और b को मैं अगर साइड ले लूँ तो x ही तो हो जाएगा, दिख रहा है। a प्लस बी को मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ, x, और ऑलरेडी LHS में हमारे पास x है, x से x कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा x का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, हेंस प्रूफ। अब देखो क्या इसमें प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ था, कुछ नहीं था। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए। यही चीज़ आप a माइनस बी वाले फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं। इस बार यहाँ a और माइनस बी प्लस, तो a माइनस बी इस बार x हो जाएगा, x x कैंसिल, और आपका प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू फिर भी जोड़ी ही जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? तो चलो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हैंडल करने कि एरर में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देता है तो हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए करते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों एरर को हम हैंडल कैसे करें जब कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी हमारा तीसरा टारगेट है मल्टीप्लिकेशन, या इसे आप प्रोडक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a इंटू बी, बातें फिर वही, प्लस माइनस डेल्टा ए बी दी एरर इन a, प्लस माइनस डेल्टा बी बी एरर इन b, एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स बी एरर इन x। तो आपसे पूछा अगर जाए कि बताओ प्लस माइनस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ध्यान देना, रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b, यानी प्लस माइनस डेल्टा एक्स मस्ट बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी अगर आपका ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे केस में जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस माइनस बाहर ले जा रहा हूँ, ये डेल्टा है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इस तरीके से आपका एरर आ जाएगा अगर कभी भी प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन आए तो। अब देखो फॉर्मूला समझने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया, क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो चलो इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं, एक बार नोट कर लो और ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जब भी x इक्वल टू ए इंटू बी के टर्म्स में आए और आपको एरर इन x पूछा जाए तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, ये जो x है इधर लाओगे तो x डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक। तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको यूटिलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन सुनना बच्चों ध्यान से। मान लो मैंने कहा एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ गिवन है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, जिसका ब्रेथ गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और आपसे पूछा जाए फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया।
कैलकुलेशन ऑफ एरिया। क्वेश्चन समझ में आया? एक रेक्टेंगल दे दिया जिसका लेंथ 3 ± 0.3 मीटर, जिसका ब्रेथ 4 ± 0.4 मीटर, और आपसे पूछा एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। अब देखो, अभी इसी क्वेश्चन को हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है? एरर निकालना। तो हम पहले एरर निकालने जा रहे हैं। फिर आप देखना इसी क्वेश्चन में वो रिलेटिव भी पूछ सकते हैं, जैसे याद होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने किया था। इसी क्वेश्चन में वो परसेंटेज एरर भी पूछ सकते हैं, उसमें भी लेंथ ऑफ जो डिस्टेंस वाला था उसमें भी परसेंटेज पूछ देते। आपको क्या करना था? जो आपने रिलेटिव निकाला था उसी में आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया था। वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन पहले हम एरर निकाल लें एरिया। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूले का है इसको मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, ताकि हमारा चीज़ें यहाँ पर दिखे। अब देखो, अब मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ पर एरिया प्लस से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा, मल्टीप्लिकेशन से आएगा या डिवीजन से आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि एरिया कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करने से। यानी हम यहाँ पर ना एडिशन का रूल लगाएंगे ना सब्ट्रैक्शन का लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल यानी मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले तो मैं एरिया निकाल लूंगा। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया का ट्रू वैल्यू लेंथ 4 इंटू में 3 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब मुझे निकालना क्या था? प्लस माइनस डेल्टा ए। तो फॉर्मूला क्या कहता है? प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए हमें निकालना है, एरिया आ चुका है 12, प्लस माइनस डेल्टा एल लेंथ में गलती कितनी? 0.3 की, तो 0.3 बाई 3 प्लस माइनस ब्रेथ में गलती कितनी? 0.4 और ट्रू वैल्यू कितनी? 4। दिख रहा है आपको? ठीक। अब यहां से इसको अगर देखो तो 0.3 बाई 3 0.1, 0.4 बाई 4 0.1, और एरर हमेशा जुड़ता है तो 0.1 प्लस 0.1 0.2। तो यहां से एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा ए यानी कि देखो पहले यहाँ लिख देते हैं 12 प्लस माइनस 0.2। दिख रहा है? 0.1 प्लस माइनस 0.1 गिव यू प्लस माइनस 0.2। अब मुझे एरिया निकालना था, एरर, तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0.2 इंटू 12 दैट इज प्लस माइनस 2.4। दिख रहा है? यानी ये जो हमारा एरिया था नीचे उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाए और हमने एरिया लिख दिया। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया? फाइनल आंसर आया एरिया विल बी 12 प्लस माइनस, देखो 12 इसकी ट्रू वैल्यू थी, प्लस माइनस 2.4 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कभी भी आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको बहुत आराम से फॉर्मूले को याद करके, यानी जो फॉर्मूले हैं वो माइंड में तुरंत पिक होने चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या लगता है। और एक चीज़ गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊं, जैसे याद होगा एडिशन का जो फॉर्मूला था एरर का, वही सब्ट्रैक्शन का था। सेम जो प्रोडक्ट रूल आप याद कर रहे हो यही आपका डिवीजन रूल है, बस वहाँ पर x a बाई बी के बराबर होगा, दैट्स ऑल। तो चलो वो भी देखते हैं। बट इसी क्वेश्चन को वो आपको और कैसे दे सकते थे? तो देखो इसी क्वेश्चन को वो आपसे एरिया में एरर ना पूछ के आपसे मान लो कह दें फाइंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया। अब जरा ध्यान दो, हमारा जो फॉर्मूला हमने अप्लाई लिया है वो लिया है एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा ब्रेथ बाई ब्रेथ। एक बात बताओ, क्या ये रिलेटिव एरर ही है? दिख रहा है भाई? ये रिलेटिव एरर ही नहीं है, ये रिलेटिव एरर इन लेंथ है, ये रिलेटिव एरर इन ब्रेथ है। तो अब मुझे परसेंटेज पूछा है, तो क्या मैं इसी फॉर्मूले में अगर मैं LHS और RHS दोनों में 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई मना करेगा क्या मुझे?
कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। याद होगा जो आप LHS में कर रहे हो अगर वही आप RHS में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते ही आप देख रहे हो ये हो गया परसेंटेज एरर इन एरिया जो कि इक्वल हो जाएगा परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस कर देना है परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। ठीक है ना आसान। यानी कि पिछली बार एरर पूछा था तो हमने इसको फर्दर सॉल्व किया था, ए को यहाँ लाया था। बट कई बार अगर सिर्फ आपको परसेंटेज एरर ही पूछ ले तो जरा चेक करो, मैं सीधा निकालूं जरा। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि परसेंटेज एरर डायरेक्ट कैसे निकालें, तो जरा मैं इस स्पेस में सॉल्व करता हूँ। देखो जरा, अगर मैं प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 को परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.4 बाई 4 इंटू 100 प्लस माइनस ब्रेथ में जो है तो पहले लेंथ लेना है तो लेंथ 0.3 बाई 3 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 0.4 बाई 4 इंटू 100। अगर आप देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10%। अरे 0.3 बाई 3 इंटू 100 10%। और ये भी कितना हो गया 10%। फाइनली आंसर कितना आ गया 20%। ये आपका परसेंटेज एरर इन एरिया भी निकल गया। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है। कई बार वो आपको परसेंटेज के टर्म में ही क्वेश्चन दे देंगे और आपको सॉल्व करना है, तो उस समय भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और कई बार आपको वो वैल्यू देंगे और परसेंटेज एरर पूछेंगे तो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं डिवीजन रूल में। और देखो एग्जैक्ट यही प्रोसेस डिवीजन रूल में है, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर आपने a इंटू बी से निकाली थी, वहाँ a बाई बी से निकाली। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं फोर्थ रूल पे। और फोर्थ रूल क्या है हमारा, डिवीजन रूल। अगर दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है तो एरर कैसे निकालें। तो इस बार x इज इक्वल टू a बाई बी बताने की जरूरत नहीं, दोबारा रिपीट करूं। प्लस माइनस डेल्टा ए में एरर, प्लस माइनस डेल्टा बी में एरर, प्लस माइनस डेल्टा एक्स में एरर। लेकिन इस बार जो क्वांटिटी है वो कैसे निकल रही है, a बाई बी के टर्म में निकल रही है। यानी कि अब हमें डिवाइड करना है ट्रू वैल्यू के लिए। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम होगा। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए। सिर्फ माइनस प्लस लिख दूंगा मैं, किस लिए, ताकि पता रहे कि ये जो x है ये इस बार डिवीजन से निकला। याद है हमने पहले भी किया था, एडिशन में हम प्लस ऊपर माइनस नीचे, सेम प्रोडक्ट में प्लस ऊपर माइनस नीचे। लेकिन जब हम उल्टा यानी डिवीजन में जा रहे हैं तो सिर्फ सिंबल बदल ले रहे हैं। सर क्या अब ये माइनस होंगे, नहीं, एरर हमेशा जीरो थप्पड़ जैसे है, बताया था एरर एक थप्पड़ जैसे है जो हमेशा जुड़ता है। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला है। अब देखो क्या ये फॉर्मूला सेम है, यस सर सेम है, सिर्फ अलग क्या है, सिर्फ x की वैल्यू इस बार a बाई बी से निकलेगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने कहा एक रेजिस्टेंस 3 प्लस माइनस पॉइंट, या ऐसे कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस, चलो 3 ही ले लिया, अब लिख दिया, तो 3 प्लस माइनस 0.3 ओम है और मैंने इसमें वोल्टेज दिया कितना 9 प्लस माइनस 0.9 वोल्ट। और मैंने आपसे पूछा फाइंड करंट, विथ प्रॉपर एरर लिमिट। या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, या दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ लिया, फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो एक ही सवाल है, इसको 3 अप्रोच से पूछा जा रहा है। एक बार करंट विद प्रॉपर लिमिट पूछ रहा है, एक बार एरर निकालने को कह रहा है, और एक बार परसेंटेज। यानी सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है, पूरा प्रोसेस एक ही है पूरे में। बस लास्ट में जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो चलो पहला काम करने जा रहा हूं मैं, क्या निकालने, करंट। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा बच्चों, V = IR, I पूछा है तो I हो जाएगा V/R, यानी अरे यहाँ तो सर डिवीजन रूल लग रहा है। तो हाँ भाई, जब मैं डिवीजन रूल पढ़ा रहा हूँ और उसी का क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली डिवीजन रूल लग रहा है। ठीक है, चलो कई बार लगता है कि मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, एक ये छोटा सा गोल सा चक्कर है, इसी को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि जो बच्चा, देखो मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा मेरा चैनल बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन मैंने उस समय तक, यानी जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक मुझे लगता था कि ठीक है, एक ये जो ऑनलाइन है इसमें बच्चों को मतलब नॉलेज, जैसे नीट की तैयारी कैसे करें, आईआईटी की तैयारी कैसे करें, अगर हम पूरा एक अगर लेक्चर की बात करें तो मैं सोचता था कि चलो ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बट आपको पता है अभी स्कूल्स बंद हैं, तो इसीलिए मैं भी इसमें उतरा हूँ। बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ देख के। मैं देखता हूँ जैसे फिज़िक्स में वो अलग पांडे जी हैं, बहुत शानदार, हमारे ही साइड के बंदे, बढ़िया लगता है उन्हें देख के, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर हैं जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम फ्री हो, आप किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ध्यान से देखो। और एक बात बता दूं, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है भाई। अगर मैं यही लाइव पढ़ाऊँ ना, यानी क्लास में जितना मेहनत होता है उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें तो आपको चॉक लेना है और पूरा बना देना है। लेकिन जो वीडियो बनाने में मेहनत है, इसमें आपको सराउंडिंग, आप देख रहे हो कितना पसीना है, अभी बीच में लाइट चली गई थी, तो बहुत सारा, अब इसको जो वीडियो इसे प्रोसेस किया जाएगा तो मेहनत तो ज़्यादा है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ट्राई करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। बच्चे देखेंगे, फ़ायदा होगा। जैसे कई बार होता है कि कई बार आप देखिए एक ही बीमारी है, मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट है, उसे आप 10 डॉक्टर के पास जाओ, कुछ डॉक्टर्स का दवा लग जाता है, कुछ का नहीं लगता है। तो वैसे ही एजुकेशन है, मान लो कई बार आपको एक चैनल पे नहीं समझ में आ रहा है, आप दूसरे पे जाओ, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा बहुत फेक टीचर्स भी हैं जो पढ़ के पढ़ाते हैं, उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ के पढ़ना और जो लगातार कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा है उसमें फ़र्क होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो मैं इस स्पेस में आता हूं। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, पूछा गया करंट। अच्छा, रेजिस्टेंस दिया है, फॉर्मूला मुझे पता है कि सर I = V/R। तो पहले तो मैं I निकाल लूं। V का ट्रू वैल्यू कितना है, 9। रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू कितनी है, 3 3 जा 9, 3 एम्पियर तो हो गया करंट की वैल्यू। अब मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा I/I = प्लस माइनस डेल्टा V/V माइनस प्लस ऑफ डेल्टा R/R, ठीक। अब प्लस माइनस डेल्टा I/I को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा I तो हमें निकालना ही है, करंट निकाल लिया 3, प्लस माइनस डेल्टा V कितना 0.9/9 माइनस प्लस ऑफ डेल्टा R 0.3/3, ठीक। अब इसी को जैसे ही सॉल्व करेंगे, अब देखो कई बार आपको दिख रहा होगा कि मैं ज़्यादातर वही वैल्यू रखता हूँ, आसान हो जाता है थोड़ा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ ऐसा नहीं है 3 के साथ प्लस माइनस 3 देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, क्लियर है। लेकिन आपको सिंपल यही रूल फॉलो करने और अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, ध्यान दो, ये भी हो गया 0.1, ये भी हो गया 0.1, तो प्लस माइनस डेल्टा I विल बी इक्वल टू, ये जो 3 है इधर लाऊंगा तो प्लस माइनस 3 और अंदर आ गया 0.1 प्लस 0.1, बताया था हमेशा ऐड होंगे, तो आंसर आ गया 0.1 प्लस 0.1 गिव यू 0.2, तो 3 × 0.2 0.6। तो कितना एरर आया करंट में, करंट में एरर आया प्लस माइनस 0.6 का। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब अगर एरर में प्लस माइनस 0.6 का एरर आ गया तो मैं करंट को लिखूंगा कैसे, तो करंट को लिखूंगा 3 ± 0.6 एम्पियर।
बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन हो गया करंट इन प्रॉपर लिमिट। अच्छा ये मिट गया था प्रॉपर लिमिट। दूसरा एरर इन कैलकुलेशन, तो अगर सिर्फ एरर पूछता तो मैं यही लिख के छोड़ देता, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तीसरा परसेंटेज एरर पूछता हो तो देखो परसेंटेज एरर या तो मैं सीधा फाइनल से ही निकालूं या तो मैं अलग अलग निकाल के सॉल्व कर दूं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितना परसेंटेज एरर अब तो याद हो गया होगा, 0.3/3 इंटू 100 10%। इसमें भी कितना 10%, यानी टोटल कितना ±20%। तो कितना एरर आना चाहिए ±20%। अगर मैं अलग अलग देखूं, अगर मैं इस वैल्यू से ही निकालूं तो परसेंटेज एरर इन करंट लिखूंगा मैं 0.6/3 इंटू में 100। आप देख रहे हो ये हो जाएगा 60/3, दैट इज ±20%। तो या तो आप आंसर से परसेंटेज एरर निकाल लो या तो आप अलग अलग, अब इसी में 100 इसी में 100 इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर इन करंट, ये परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, ये परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ दिए आंसर आ गया। या तो आप फाइनल आंसर से परसेंटेज एरर निकालो। क्लियर हो रहा है? अब देखो अब इस प्रोपगेशन में बस एक रूल बचा है, वो वाला रूल करते हैं फिर हम आगे चलते हैं डायमेंशन की तरफ। ठीक है? तो बच्चों अब हम करेंगे पावर रूल। पावर रूल का मतलब मान लो कोई क्वांटिटी हो x = a to the power m, और आपसे पूछा, और वही प्लस माइनस डेल्टा a क्या है, एरर इन a, प्लस माइनस डेल्टा b क्या है, एरर इन b, और आपसे पूछा जाए फाइंड प्लस माइनस डेल्टा x जो कि एरर इन x है, कैलकुलेट करो। तो देखो इसका कुछ नहीं होता है, ये जो पावर है ये आगे आ जाता है। तो ध्यान देना प्लस माइनस डेल्टा x बाई x विल बी रिटन एज प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a, यानी जो पावर है ना बच्चों वो जस्ट आपको आगे कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो देखो बहुत आसान है। अब सारे फॉर्मूले में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, मिली प्रोडक्ट और डिवीजन वाले में। तो अब हम केस देखेंगे, यानी क्वेश्चंस देखेंगे, कोई 5-6 क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद इस प्रोपगेशन को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है? तो चलो क्वेश्चंस लगाते हैं जल्दी 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 जल्दी। और जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ आपको नए नए रूल भी बताऊंगा मैं क्वेश्चंस को लगाते समय। तो चलो नोट कर लो इसको, यानी जब भी आपको कुछ ऐसा मिले पावर को हमेशा क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक? तो चलो अब देखो पहला क्वेश्चन सुन ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे कहा कि क्वांटिटी x = a² b² सच दैट परसेंटेज एरर इन a is 2% and percentage error in b is equal to 3%. Find percentage error in x. क्वेश्चन एक क्वांटिटी है x = a² इंटू b², a का परसेंटेज एरर दे दिया है, आपको नहीं कैलकुलेट करना है, दे दिया पहले, b का भी परसेंटेज एरर पहले ही दे दिया, और आपसे पूछा फाइंड x का परसेंटेज एरर। तो जरा सोचो अगर मैं इसको पहले सॉल्व करता था तो मैं लिखता था प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, याद करो प्रोडक्ट रूल। अब पावर है तो 2 आगे चला आएगा, तो प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई a प्लस माइनस, मान लो इसको क्यूब कर लेते हैं, है ना, a² b³ कुछ भी कर लो, b4 कर लो, 5 कर लो, यार आपकी मर्जी है। अब इस 3 को अगर मैं आगे करता हूं तो डेल्टा b बाई b हो गया इतना, भाई प्रोडक्ट रूल लगा दिया। बट यहाँ सारी चीजें परसेंटेज में दी है, तो अगर मैं इधर 100 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, हमने LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब यही तो निकालना था यार, हमें यही तो निकालना था परसेंटेज एरर इन x। तो कितना हो जाएगा, 2 परसेंटेज एरर इन a है ना, ये देखना जरा, डेल्टा a बाई a इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर a का कितना दे रखा है
2%, तो हमें 2% मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज एरर इन बी कितना दे रखा है, 3% मल्टीप्लाई कर देना है। देख रहे हो, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और फाइनली आंसर क्या रहा है, 4% प्लस माइनस 9% गिव यू कितना, यहाँ लिखता हूँ प्लस माइनस 13%। दिख रहा है। तो अब आपको सवाल ऐसे भी मिलेंगे कि आपसे कह दिया कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी क्यूब, ए में परसेंटेज एरर दे दिया, वैल्यू नहीं दी, परसेंटेज एरर दे दिया, बी में परसेंटेज एरर दे दिया और सीधा पूछा x में परसेंटेज एरर बताओ, और आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना और सॉल्व कर देना है। आंसर कितना आया, प्लस माइनस 13%। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। समझते रहे ना क्वेश्चंस को, नहीं आए तो पूछ लेना। कहाँ पूछोगे, कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ लो, या टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया पे चले जाओ टेलीग्राम में, वहाँ मिल जाऊँगा, या मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप पूछ सकते हो। बाकी नीचे कमेंट कर दो, और हर वीक मैं 2-3 लाइव क्लास में आ जाऊँगा, तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ लेना। बाकी कमेंट कर दो, मैं आपको वहीं पर बता दूँ। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए अब यही क्वेश्चन ऐसा होता बच्चों सी की, और अब क्या कहता, परसेंटेज एरर इन ए इस बार दिया हो प्लस माइनस 1%, परसेंटेज एरर इन बी दिया हो प्लस माइनस 2%, और परसेंटेज एरर इन सी दिया हो प्लस माइनस 3%, परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा, कैसे निकालें। तो बिल्कुल एकदम हेडेक ही नहीं लेना है, बताया था एरर को जब भी डील करेंगे उसका फॉर्मूला ऐसा सेट होता है कि वो जुड़ता है। देखते फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी, भाई 2 आगे आ जाएगा ना, डेल्टा ए बाई ए, 3 आगे आ जाएगा ना, डेल्टा बी बाई बी, और ये ऊपर आएगा तो बताओ सी माइनस 3 आएगा। और माइनस आने से क्या फर्क पड़ता है भाई, जब प्लस माइनस ऑलरेडी लगा ही रहे हैं तो माइनस आने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो अल्टीमेटली चाटा ही तो है, थप्पड़ है, जुड़ना है। माइनस प्लस ऑफ 3 डेल्टा सी बाई सी, क्या रिलेटिव एरर दिया था, नहीं, क्या दिया, परसेंटेज, यानी 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स। अच्छा, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन ए, कितना है, तो 1%, तो 2 इंटू 1, सिमिलरली 3 इंटू ये परसेंटेज एरर इन बी कितना है, 2%, और ये परसेंटेज एरर इन सी कितना है, 3%। जोड़ दो, 2 प्लस 6 प्लस 9, 2 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 15 to 17, आंसर इज 17%। क्लियर हुआ। अब यहाँ वो आपको अंडर रूट भी देंगे तो कोई घबराने की बात नहीं, अंडर रूट मतलब 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो वो 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यूब रूट भी देंगे तो चलो कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़े उसको। ठीक, तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो एक और कर लेते हैं क्यूब रूट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ताकि फिर ज़्यादा क्वेश्चन आपको परेशान न करे। वैसे भी हमें IIT पिछले 15 साल का क्वेश्चन करना है, मैंने बताया आपको, वो मैं कंप्यूटर से बनाऊंगा, क्योंकि फिर देखो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उस बेटर है कि उसमें पहले से मैं क्वेश्चन उसमें लिख दूंगा स्क्रीन में और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ AB बाई क्यूब रूट ऑफ C, ध्यान दे, सब डाल दिया, रूट बी क्यूब रूट बी, और बोला परसेंटेज एरर इन AB एंड C आर प्लस माइनस 2%, कॉमा प्लस माइनस 2%
एंड ±3% रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? एक फॉर्मूला x √√AB / क्यूब रूट ऑफ c, और कह रहा है a और b में तो एरर है ±2% और c में एरर है 3%। ठीक, x में परसेंटेज एरर बताओ, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। चलो देखो, ±Δx/x। एक बात बताओ, मैं अगर रूट को ऐसे लिख दूं तो कोई गुस्सा हो जाएगा क्या? देखना जरा, रूट 1/2 1/2 1/3। अब 1/2 आगे ΔA/A इंटू 100 बाद में करेंगे, स्पेस ले लेते हैं। 1/2 आगे ΔB/B माइनस प्लस ऑफ 1/3 आगे ΔB/3, ऊपर जाएगा -1/3, नीचे ला रहे हैं मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दे रहे हैं, जस्ट अपने नॉलेज के लिए कि अच्छा ये नीचे से ऊपर आया हुआ। ठीक, चलो अब परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100, अच्छा यहाँ जगह बना रखा है, इंटू 100 बस तो सॉल्व हो गया। देखो जरा, ±1/2 डेल्टा में कितना है? 2% है, 2 से 2 गया 1। अच्छा, ΔB/B भी 2% है। ओहो, ΔB, अच्छा ये C है, अरे AB, ओहो C कर दीजिए, ठीक है, अरे ये C है। चलो, ΔC/C भी कितना? 3%। चेक करो, 1 1 1 आ जाएगा क्योंकि 2/2 1, 3/2/2 1, 3/3 कितना आ गया? ±3% आंसर नहीं आया। क्लियर हुआ? तो देखो, इस तरीके से हमारा जो एरर्स के कैलकुलेशंस है वो हम कंप्लीट कर लिए। पावर में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एक और रूल बता दूं मैं फाइनल, उसके बाद डायमेंशन पे चलते हैं। तो देखो, अगर याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट में कोई बंदा अगर एरर कर रहा है तो बेवकूफ़ है। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी एरर में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि ध्यान से, ये कुछ ही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। देखो, मान लो मैंने कहा फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज ±2%। क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छा, इंक हल्का हो गया, एक ही लेक्चर। चलो, परसेंटेज एरर निकालना है किसका आपको बच्चों? सर्कल का, और रेडियस में दे रखा है एरर ±2% का। आप एक बात बताओ, अगर मैं एरिया निकालता तो मैं निकालता πr², एरिया निकालता तो मैं πr² निकालता, पाई भी लेता। लेकिन जब भी परसेंटेज एरर की बात करूंगा तो इस पाई में तो कोई गलती है ही नहीं। अरे इस पाई में क्या गलती है? तो π/π, जब इसमें कोई गलती ही नहीं है तो 0/π0। बात समझ में आ रही? सिर्फ ये बच जाएगा, यानी a में बचेगा कौन? बस r²। तो ये हो जाएगा 2Δr/r। बताया था मैंने, पावर आगे। तो कितना आ गया आंसर? 2। रेडियस में कितना? 2% का एरर। तो एरिया में कितना एरर आएगा? 4%। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही वॉल्यूम पूछता अगर तो L3 R3 जो भी है, वहाँ भी क्या π/, भाई पाई में कितना है? कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर a और b रहता तो मैं ΔA/A लिखता ना, तो यहाँ 0/π0। बात समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन डील करो और कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो कांस्टेंट में गलती कोई नहीं कर सकता है, तो उसमें गलती 0 ले लो। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम करेंगे डायमेंशन
जो अगला पार्ट है, अभी तक हमने Q = NU में n वाला पूरा पार्ट कंप्लीट किया है, अब हम U वाले पूरे पार्ट में जाएंगे। तो लेक्चर काफ़ी बड़ा बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपके लिए ही बनाई जा रही हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँ। अब जैसे आज अगर ये चैप्टर हो जाता है तो कल हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और फिर हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन पे चलते हैं।